आपके सीनों और दिलों में मोहब्बत को डाला, ये रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक इंतखाबी जलसा है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की तारीख में ये जलसा मुनक्कद किया जा रहा है और मैं आपके दरमियान में खड़े होकर सिर्फ चंद बातें करना चाहूंगा ताकि जब आप यहाँ से उठकर जाएं तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक मुकम्मल इरादा कर लें कि मैंने इस शख्स की जबान से जो बातें सुनी, जो दलाइल उसने पेश किए, मैं ये चाहता हूं कि मेरी बात सुनने के बाद मैं जो दलाइल आपके सामने रखूंगा, उन तमाम दलाइल को आप सामने रखकर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप एक अच्छा फैसला लेंगे और यकीनन यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी की राह हमवार होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 2.5-3 साल से हिंदुस्तान पर बीजेपी का कब्जा है। हिंदुस्तान पर बीजेपी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है और हम और आप देख रहे हैं कि 2.5-3 साल के अरसे में इस हुकूमत ने क्या काम किया या जो वादे हुकूमत से किए थे वो कहां तक उसको पूरा किया। आज हमारे मुल्क में 60% की जो आबादी है वो 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, जिसमें हमारे बच्चे और हमारी बहनें भी शामिल हैं। आज इनका सबसे बड़ा मसला है रोजगार का। इनको नौकरी नहीं मिलती, इनको मुलाजिमत नहीं मिलती। बीजेपी ने वादा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हर साल हिंदुस्तान में 1 करोड़ नौकरियां नौजवानों को दी जाएंगी। मेरे भाई, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मुझे ये कहते बड़ी तकलीफ होती है कि 3.25 साल के अपने इख्तिदार में नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 2016 में जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे, सिर्फ 15 लाख नौकरियां नौजवानों को दे सके। अब आप खुद फैसला कीजिए कि जिस मुल्क में 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है और उत्तर प्रदेश तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी रियासत है और यहाँ पर भी आबादी के तनासब से 60% के करीब नौजवान रहती है। मैं उन नौजवानों के सरपरस्तों से कहना चाह रहा हूँ कि आपने देख लिया कि जो वादा बीजेपी ने किया था उसको कहां तक पूरा कर सके। आज आप देखिए कि नौजवान तरसता है नौकरी के लिए। गांव से लोग शहर को जाते हैं, जब शहर में नौकरी नहीं मिलती तो दूसरे रियासतों के दारुल-हुकूमत को चले जाते हैं। कभी कोई मुंबई को चले जाता है तो कभी बम्बई को, कोई दिल्ली को चला जाता है तो कभी कलकत्ता को कोई चला जाता है। मेरे भाई, बीजेपी नौजवानों को नौकरियां फराहम करने में सरासर नाकाम साबित हुई। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने वादा किया था, ये मेरी सरकार, मोदी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास रहेगा, मगर 2.5-3 साल के इनके सियासी इक़्तिदार के सफर में हमने देखा कि एक दलित नौजवान जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का PhD का स्कॉलर था, हुकूमत के इंस्टीट्यूशनल जुर्म की वजह से वो मजबूर हो गया खुदकुशी करने के लिए। वो दलित नौजवान अपने खुदकुशी के खत में लिखता है कि मेरा दलित होना ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। आप अंदाजा लगाइए, इस हुकूमत ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि गरीब परिवार का एक नौजवान जो दलित खानदान का था, जो PhD का स्कॉलर बनकर एक साइंसदान बनना चाहता था, उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया गया और रोहित वेमुला ने अपनी जान देने पर मजबूर हो गया। आज आप देखिए कि बीजेपी बार बार ये कहती है कि रोहित वेमुला के बारे में
कि नहीं रोहित वेमुला दलित नहीं था, ये झूठ है, रोहित वेमुला दलित था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई नौजवान जो गरीब परिवार से उत्तर पढ़ने के लिए जाता है, जिसकी आंखों में ख्वाब होते हैं कि मैं तरक्की करूंगा, जिसके माँ बाप ये चाहते हैं कि मैं अपनी गुर्बत में अपनी औलाद को पढ़ाया, उसकी माँ पत्थर फोड़ फोड़ कर रोहित को पढ़ाती थी और उसकी माँ का ख्वाब था कि मेरा बेटा काबिल बनेगा तो गुर्बत और इफ्लास का खात्मा होगा। मगर बताइए आज आप एक दलित नौजवान अपनी जान देने पर मजबूर हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि बताइए आपके पास इसका क्या जवाब है। आज यूनिवर्सिटी में नौजवान गरीब बच्चे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू को जाकर पढ़ते हैं, नजीब का वाकया आपके सामने है। जेएनयू का एक बच्चा नजीब बदायूं का रहने वाला वहां पर पढ़ने के लिए गया तो रात में ये खुद पुलिस के एफआईआर कहता है कि बीजेपी की नौजवानों की तंजीम के जिम्मेदारों ने नजीब को मारा और दूसरे दिन सुबह से नजीब गायब हो गया। मेरे भाई 2 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है, आज तक नजीब का पता नहीं है। नजीब की मां जब दिल्ली के सर गई और जाकर दिल्ली में नजीब के लिए पुकारा, रो रो कर वो मां आज भी कह रही है मेरे भाई कि मेरा नजीब कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है। शायद उस माँ के आंसू सूख गए होंगे, मगर नजीब की माँ का कलेजा आज भी जल रहा है, हट रहा है अपनी औलाद के लिए। अंदाजा लगाइए कि जिस जगह से, जिस यूनिवर्सिटी से नजीब गायब हुआ, वो हमारे वजीर आजम की आयरगाह से 6-7 किलोमीटर के फासले पर है। दिल्ली पुलिस जो सबको पकड़ सकती है, मालूम कर सकती है, मगर अब तक नजीब का पता नहीं चला। हिंदुस्तान के वजीर आजम की बीजेपी की सरकार नौजवानों को नौकरियां नहीं फराहम कर सकती। ये सरकार नौजवानों के तालीमी मुस्तकबिल को रोशन करने के बजाय उसको अधूरा रखना चाहती है। ये फैसला आपको करना है। जमहूरियत में वोट डालने का इख्तियार आपको है मेरे भाई। मैं चाहे अगर 2 घंटे की जज्बाती तकरीर करके चला जाऊं, मगर वोट डालना तो आपको है। मेरा काम यह है कि आपको फैसला लेने में आसानी पैदा हो जाए। हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने अपने पार्लियामानी इलेक्शन के दौरान जलसों में कहते थे कि जब मैं वजीर आजम प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो इस मुल्क में 6 दिन आएंगे। मेरे भाई, इस मुल्क में 6 दिन नहीं आए, उत्तर प्रदेश में 6 दिन नहीं आए, बल्कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने 500 और 1000 की नोट को खत्म करके गरीबों पर एक बड़ा मसला पैदा कर दिया। अच्छे दिन तो नहीं आए, बल्कि गरीब और गरीब हो गया। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में ताले का कारोबार होता था, आज वो ताले के कारोबार पर ताला लग चुका है। नगीना में लकड़ी का काम होता था, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए हिंदुस्तान के गरीबों के पास पैसा नहीं है। आज आप जाकर देखिए फिरोजाबाद में गिलास का काम होता था, वो बंद पड़ा हुआ है। मुरादाबाद में पीतल का काम होता था, वो बंद पड़ा हुआ है। लखनऊ में जरदौजी का काम होता था, बंद पड़ा है। किसान को उसके फसल की कीमत नहीं मिल रही, इसलिए कि लोगों के पास पैसा नहीं है। आज 3 महीने हो गए, मैं अपना बैंक से पैसा नहीं निकाल सकता और हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि मैंने करप्शन का खात्मा कर दिया, मैंने अच्छे दिन ला दिए। हिंदुस्तान के वजीर आजम और बीजेपी कहती है कि मोदी ने काला धन को खत्म किया। आपने काला धन को खत्म नहीं किया, आपने गरीबों को खत्म किया, आपने करप्शन को खत्म नहीं किया, आपने गुर्बत का इजाफा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश का गरीब परेशान है, क्योंकि लोग और दुनिया जानती है कि क्रेडिट कार्ड पर कारोबार नहीं होता। दिल्ली में बैठने वाले हिंदुस्तान के वजीर आजम, तुमको क्या मालूम नगीना के गरीबों के घर में आज शराब नहीं चल रहा है। तुम तो आज अपने नरक में बैठकर बड़े बड़े बातें कर जाते हो, मगर आज उत्तर प्रदेश के गरीबों के घर में शराब नहीं चल रहा है, खाने को पैसे नहीं है, बच्चों की फीस का इंतजाम नहीं कर सकते। ये 500 और 1000 की नोट गायब करके हिंदुस्तान के वजीर आजम ने
उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के गरीबों पर बहुत बड़ा कर्ज लगाया है, एक बहुत बड़ी जरब लगाई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फैसला आपको करना है कि जो लोग 12-12, 13-13 घंटे बैंक की लाइन में खड़े होते थे, आज हिंदुस्तान में लाइन में खड़े होकर अपना पैसा निकालने के लिए 130 के करीब लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। बताओ हिंदुस्तान के वजीर आज़म और बीजेपी वालों, बताओ तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है कि तुमने 500 की नोट निकाल दी, 1000 की निकाल दी जो गरीब की थी, मगर आज गरीब अपना पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े होकर मर जाता है। हिंदुस्तान के वजीर आज़म के पास कोई बात नहीं है। यही मेरे भाई, मेरी इस बात पर थाली मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मुशायरा नहीं है कि किसी शायर के शेर पर आप थाली मारे, या फिर ये कोई कवाली या गाने का प्रोग्राम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अल्फाज को सुनकर आप एक अज़म और हौसले के साथ उठकर यहाँ पर जाइए कि मदीना से इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हम शिकस्त देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने एक और बात कही थी कि इंडिया फर्स्ट, हिंदुस्तान सबसे पहले है। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा था कि मेरी कोई किताब नहीं है, मेरी किताब हिंदुस्तान का संविधान है। कल क्या फैसला लिया गया? फैसला ये लिया गया कि जो शख्स बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, वो सामने बैठा हुआ था, उसकी गोद में कोई खातून कूद कर उसको मिठाई खिला रही थी। आज उस शख्स को, जिसका नाम मुरली मनोहर जोशी है, जिसके खिलाफ बाबरी मस्जिद की शहादत का सीबीआई का मुकदमा चल रहा है, हमारे वज़ीर आज़म उस शख्स को पद्म विभूषण का अवार्ड देते हैं, जो हिंदुस्तान का सिविलियन दूसरा बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न के बाद अगर कोई अवार्ड है तो पद्म विभूषण है। जिसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा चल रहा है, आप उसको पद्म विभूषण देते हैं और वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं सियासत को पाक कर दूंगा, मैं सियासत से क्रिमिनलों का खात्मा कर दूंगा। बताओ मिस्टर मोदी, जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस है, कैसे आप उस शख्स को पद्म विभूषण का अवार्ड दे सकते हैं? बताइए, आप खुद सोचिए। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आपका है, ये मुल्क बीजेपी या मोदी का नहीं है। ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान की सरजमीन को मैंने अपने खून से सेंचा है। इस सरजमीन की आजादी में हमने अपना खून पसीना सब कुछ कुर्बान किया। यार बात है कि मौलक का कलम आजाद नहीं है, मगर ये वतन मेरा है और मेरा वतन रहेगा। मैं यहाँ पर कभी किराएदार था न किराएदार रहूंगा। मैं यहाँ पर अव्वल दर्जे का शहरी था, अव्वल दर्जे का शहरी रहूंगा। हिंदुस्तान का संविधान मेरा है, आपका है और सबका है। बताइए मिस्टर मोदी, आपका मेरे सवाल का क्या जवाब है कि जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस चलता है, मिस्टर मोदी उसको पद्म विभूषण का अवार्ड देते हैं। वाह मिस्टर मोदी, आपका इंसाफ। वाह मिस्टर मोदी, सबका साथ, सबका विकास। हाय मित्रों, तुमने कहा था कि आप इंसाफ नहीं करना चाहते, आप हिंदुत्व को मजबूत करना चाहते हैं। ये मेरा चार्ज है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर इतना संगीन जुर्म का मुकदमा चल रहा है, आप उसको पद्म विभूषण दे देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और हैरत की बात देखिए कि मेघालय एक रियासत है नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर एक आरएसएस के मशहूर आदमी, उनको गवर्नर बनाया गया। उनका नाम षणमुगम है। राजभवन के स्टाफ में काम करने वालों ने लेटर लिखकर वज़ीर आज़म को भिजाया। क्या हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म, ये जो आरएसएस के तुम्हारे आदमी को तुमने गवर्नर बनाया, वो रातों में राजभवन को नौजवान ख्वातीन का क्लब बनाकर रख दिया। बताइए आप, राजभवन के उस अजमत को मजरूह करते हैं
और गवर्नर साहब रात में वहां पर रंगरलियां मनाते हैं, तो उनको हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया, मगर जिसके खिलाफ संगीन मुकदमा उसको पद्म विभूषण दे दिया। ये अजीब आपका इंसाफ है हिंदुस्तान के वजीर आजम। ये सबका साथ सबका विकास तो ऐसा है कि सबका साथ तो आपको नहीं चाहिए, न सबका विकास आपको चाहिए। आप सिर्फ चाहते हैं कि विकास अपना हो, साथ किसी का ना हो, मगर मेरा काम हो जाए। आप अंदाजा लगाइए कि 3.25 साल में हुकूमत के पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है, तो फिर आप जब पाकिस्तान पाकिस्तान कहते हैं, क्यों नवाज शरीफ के घर में बिन बुलाए मेहमान बनकर आप चले गए? नवाज शरीफ के घर में शादी थी तो हिंदुस्तान के वजीर आजम फौरन वहां पर पहुंच गए। मुझे उर्दू की मशहूर कहावत याद आ गई कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला की वहां पहुंच गए और कहा कि अमन के लिए आज भी मैं वो नजारे भूल नहीं सकता कि जब हिंदुस्तान के वजीर आजम लाहौर के एयरपोर्ट पर उठे, नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया, तो ऐसा लग रहा था कि 2 वर्षों पुराने बिछड़े भाई मिल रहे। मगर नवाज शरीफ में शराफत नहीं थी। नाम तो नवाज शरीफ है, मगर शराफत नहीं दिखाई, शरारत दिखाई और हमारे एयरफोर्स के अड्डे के ऊपर दहशतगर्दों को मिला दिया। नोटबंदी के नाम पर कहती है कि दहशतगर्दी खत्म हो गई। बीजेपी वालों ये तो बताओ कि कितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं और उनकी लाशों से 2000 की नई नोट निकलती है। गरीबों के पास पैसा नहीं है, मगर सरहद पार को दहशतगर्द आ रहा है, उसके पास से नोट निकलती है। आज बीजेपी मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों हर महाज पर नाकाम साबित हो गई। मैं अलीगढ़ में 2 दिन पहले तकरीर किया था इंतखाबी जलसे में, और हस्बे रिवायत हमारी हर तकरीर को टीवी पर दिखाते कि ओवैसी ने फिर से एक मुतनाज़ा बयान दे दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं टीवी वालों का कि आप मुझे दूसरी पब्लिसिटी दे रहे हैं। मेरी टीवी के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि जरा नगीने वालों की मोहब्बत भी दिखा दो, दिखा दो। और तुम ये समझते हो, आज लोग बीजेपी से वाबस्ता लोग ये समझते कि ओवैसी की तकरीर पर तनकीद करने से कुछ हो जाएगा। मैं उनको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं जितना हमारे टीवी के लोग पढ़े लिखे हैं। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं जितना हमारे वजीर आजम पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, मैं इतना काबिल तो नहीं हूं जितना हमारे दुश्मन है, मगर इतना तो पढ़ लिखना जानता हूं कि हिंदुस्तान का संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने अलीगढ़ की तकरीर में कहा था कि मैं तमिलनाडु की आवाम को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपनी तहजीब की हिफाजत के लिए मुनज़्ज़म होकर, मुत्तहिद होकर, हजारों लाखों की तादाद में निकलकर पुरअमन तरीके से अपनी जली कुर्ता की तहजीब की हिफाजत की। बताइए कौन सी बुरी बात है इसमें? कौन सी बुरी बात के हर बात मैंने कही? फिर मैंने कहा कि हिंदुस्तान का संविधान की दफा 29, थोड़ी अंग्रेजी में बोल देता हूं, आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 अक़लियतों को अपनी तहजीब की हिफाजत करने की इजाजत देता है। मुझ पर तनकीद करने वालों कभी संविधान पढ़ लो। मेरी लड़ाई संविधान में जो हक दिया वक्त हासिल करना है, या नगीना में जो हजारों की तादाद में लोग बैठे रहे, या जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ थी न रहेगी इंशाअल्लाह ताला।
मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूँ, मेरी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है। मैं अपना हक चाहता हूँ, वो हक जो हिंदुस्तान के संविधान ने मुझको दिया। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 29 दफा 29 मुझे अपनी तहजीब की हिफाजत की इजाजत देता है, तो मैं अपनी तहजीब की हिफाजत करूंगा या नहीं करूंगा? क्या आप अपनी तहजीब की हिफाजत करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हम अपनी तहजीब के मुताबिक शादी करेंगे नहीं करेंगे? क्या हम RSS की मुताबिक तहजीब पर करेंगे? खुदा जब हम अपनी तहजीब की बात करते हैं, वो आर्टिकल 29 है, तो तमाम के तमाम खिलाफता हो जाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अरे याद रखो, 65 साल हमने तुम्हारी बकवास को सुना, 65 साल हमने तुम्हारे दिल भरे वादों को सुना, 65 साल हम तुम्हारी तसल्लियों को सुन के आए। आज का नौजवान, आज का जिम्मेदार, आज का बुजुर्ग अब तुम्हारी बात का जवाब देने के लिए उन लोगों की तरफ से उनका एक गुलाम खड़ा हुआ है जिसका नाम ओवैसी है। और मेरा जवाब क्या है? मेरा जवाब जज्बाती नारे नहीं है, मैं जज्बाती नारों का कायल नहीं हूँ। मेरे भाई, जमहूरियत में हमको अगर अपने मसाइल हल कराना है तो हमको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना। अगर आपका नुमाइंदा आपकी पार्टी से कामयाब होगा तो विधानसभा में जाएगा उत्तर प्रदेश की, आपके मसाइल के लिए लड़ेगा। मुझे भी बताया गया कि कोटला महल्ले में दीवार उठाने की इजाजत नहीं देते सपा के विधायक। क्यों भाई? ये आपकी जाति मिल्कियत है क्या? अगर हमको दीवार उठाने की इजाजत नहीं देते, आप हमें सच्चाई मुस्लिम की हमारी बहन को कामयाब करिए। 1 महीने के अंदर कामयाबी के बाद वो दीवार उठ जाएगी इंशाअल्लाह। लोग बता रहे थे कि यहाँ पर गवर्नमेंट का अस्पताल है, मगर वहां पर नाम का अस्पताल है। हम पूछना चाहते हैं समाजवादी के अखिलेश यादव से कि अखिलेश यादव जब कभी टीवी कैमरा के सामने आते तो सिर्फ 2 ही बात करते, नेताजी विकास। अब आप अपने वालिद को नहीं सामने ला सकते, आपके वालिद आपसे मुतमईन नहीं है, ठीक है, मगर जब विकास की बात आप करते हैं तो बताइए कौन सा विकास आपने किया? नगीना के दवाखाने में विकास नहीं है, नगीना से नजीबाबाद की रोड में रोड ही नहीं है, खाली खड्डे और खड्डे हैं। वो रोड बोल रही है तुम्हारा विकास कह रहा है, और अखिलेश बोलते हैं काम बोलता है। कौन सा काम बोलता? नजीबाबाद से नगीना से नजीबाबाद की रोड जारी, वो तुम्हारा काम बोलता। मुख्यमंत्री जी कभी रोड पर भी चलिए, आप तो हवाओं में उड़ते हैं हेलीकॉप्टर में, कभी गरीबों की तरह रोड पर भी चलकर देखिए तो तकलीफ का अंदाजा आपको होगा। समाजवादी पार्टी विकास विकास की बात करती है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने बजट के उनके डॉक्यूमेंट्स को देखकर कह रहा हूं, मैं अखिलेश की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं। इनके बजट में, उत्तर प्रदेश के रियासत के बजट में मदरसों के लिए जो पैसों का ऐलान किया गया था, क्या आपकी हुकूमत ने उसमें से 80 करोड़ रुपए कम नहीं कर दिए? जो मदरसों के जिम्मेदार है वो नोट करें मेरे इस बात का और जाकर चेक कर ले बजट के डॉक्यूमेंट्स को उठाकर। ये शख्स ने बात कही कि 80 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप की बात की थी, 350 करोड़ रुपए कट कर दिए। मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट की बात थी, 440 करोड़ थे, आप बताइए कितने किए? 160 करोड़ रुपए किए। मेरे भाई पूरी फेहरिस्त है मेरे पास इनके रिकॉर्ड की, और इनका रिकॉर्ड बड़ा खराब है।
क्योंकि समाजवादी बात करती है विकास की, तो मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामे की कटिंग है। मेरे अल्फाज अगर होते तो समाजवादी के लोग बोलते, अरे ये तो भड़काऊ भाषण देता है, ये तो वोट काटने के लिए आया है, ये सिर्फ जज्बाती तकरीर करके चला जाता। हाँ अखिलेश यादव, अगर तुम में सच्चाई होती तो तुम 2 साल तक मुझे तकरीर करने का मौका देती उत्तर प्रदेश, वरना मैं 2 साल पहले नदिया को आकर आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात को करता। मगर अब क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के जलसे का परमिशन समाजवादी की जालिम हुकूमत नहीं देती है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देती है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो इतनी बेबाकी और सफाई के साथ इस इलेक्शन का इंतजाम कर रही है उत्तर प्रदेश का। और हमको जब इजाजत मिली है तो इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि इनके वादों का ये पर्दाफाश आज हो रहा है, इनके वादों का पर्दाफाश हो रहा है। हुकूमत ने वादा किया था कि गन्ना की कीमत मिलेगी, कितनी कीमत मिलेगी? 355 रुपये क्विंटल की कीमत मिलेगी। अखबार लिखता है कि नहीं पूरा कर सके। आप अंदाजा लगाइए, ये हुकूमत ने वादा किया था कि जो किसान का कर्जा होगा उसको माफ कर दिया जाएगा, और क्या किया कि इसकी सरकार ने सिर्फ उन्हीं लोगों का कर्जा माफ किया जो उत्तर प्रदेश के सहकारी ग्राम विकास बैंक से लोन लिए और जिसका कर्जा सिर्फ 50,000। आप अंदाजा लगाइए इनका काम। दूसरा, फिर किसानों के ताल्लुक से कहा कि इंश्योरेंस करवाएंगे, ये इंश्योरेंस नहीं हुआ। फिर कहा इन्होंने कि 20 घंटे लाइट दी जाएगी, और अखबार इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि यही इलाकों में 20 घंटे लाइट नहीं दी जाती। अक़लियतों के ताल्लुक से कहा था कि यहाँ पर कोई प्रकार का फसाद नहीं होगा, मगर मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। इसमें गरीब और मजलूम लोग परेशान हुए। मेरे भाई, आज लोग मुझे प्रतापरस कहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 2002 में गुजरात में फसाद हुआ और हम तमाम उसकी जिम्मेदार बीजेपी सरकार पर लगाते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान की जो सरकार होती है उसकी ड्यूटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की गुंजाइश होती है कि जिम्मेदारी है कि हुकूमत इंसानों की जान की हिफाजत करे। वो मोदी सरकार नाकाम साबित हुई। अब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो मुजफ्फरनगर के फसाद में जिम्मेदारी क्या सत्ता पर आयद नहीं होती? आप जवाब दीजिए, क्या मुजफ्फरनगर के फसाद की जिम्मेदारी अखिलेश पर आयद नहीं होती? तो फिर हम भूल जाएं क्या उसको? ये इनका वादा था।
ये 2012 और 14 में किए थे, उसको कहाँ तक पूरा किया नहीं किया। रिजर्वेशन का वादा किया था, उसके लिए कमीशन तक नहीं बनाया गया। मेरे भाई गुजरात ये भी देखिए कि ये भी कहते थे कि जो जेल में मासूम बच्चे हैं उनको छोड़ा जाएगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा और जिम्मेदार हवलदारों पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ इस ताल्लुक से भी। मैं चैलेंज कर रहा हूं समाजवादी पार्टी को कि बताइए, अगर आपने 100 बच्चों को छोड़ा, मासूम बच्चों को, तो उनका नाम लिखकर पेश कर दीजिए। ये नाम तक नहीं बता सकते। फिर एक ऐलान हुआ था कि कैंप करवाया जाएगा, ये समाजवादी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, और उस कैंप में मुस्लिम बच्चों को ट्रेनिंग देकर पुलिस को नौकरियां दी जाएंगी। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, कोई कैंप नहीं हुआ। 2017 का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी यही कहता है, मगर इसमें भी कोई काम नहीं हुआ। फिर कहा था कि 30,000 उन बच्चियों को दी जाएंगी 10वीं जमात पूरा करेंगी। 2014-15 में स्कीम को खत्म ही कर दिया गया। फिर ये कहते थे कि उन दस्तकारों को सब्सिडी दी जाएगी, 12,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे। नगीना में बड़े लोग काम करते हैं, लकड़ी का दस्तकार है। आप खुद पूछिए अपने आप से कि कहां तक वो पैसे मिले। फिर इन्होंने कहा था कि हम 8,000 सोलार के रिक्शा देंगे। कितने रिक्शे ही रिक्शा आपने दिए बताओ समाजवादी की सरकार? पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड नहीं दे सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अखिलेश ने कहा कि मैं करप्ट लोगों को नहीं लूंगा। आप बताइए, अखबार लिखता है इंडियन एक्सप्रेस कि कयोगिया प्रसाद पाल है जो बीएसपी से सपा में चले गए, तो जैसा सपा में चले गए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी नाम और सिर्फ काम की बात करती है, कहीं पर भी काम नहीं दिखता। आप अंदाजा लगाइए कि लैपटॉप बोलते रहते हैं। कितनों को लैपटॉप दिया, 100 करोड़ रुपये उसका बजट कर दिए और उसमें नया एडिशन करते गए। टैबलेट की बात कही और टैबलेट आज तक बच्चों को नहीं मिलता। मेरे भाई, इनके वादों की ऐसी बड़ी फेरिस्त है जो वो पूरा नहीं कर सके। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे हक के लिए है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या जदोजहद है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की समाजी और माशी जदोजहद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ख्यालात की आजादी चाहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इबादत और अकीदे पर कारबंद रहने के लिए जदोजहद कर रही है। हम अपनी इबादत, अकीदे और काम पर कारबंद रहने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी तहजीब को, अपनी जबान को और रस्म खत को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जमहूरी अंदाज में अपनी लड़ाई को जारी रखा है। मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमारी लड़ाई क्या है कि हर एक की बात सुनी जाए। मुझे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि हिंदुस्तान का संविधान मुझे मजहबी आजादी और इज़हार ख्याल की आजादी की तमानियत देता है। हिंदुस्तान का संविधान समाजी, माशी और सियासी इंसाफ की बात करता है। मेरी लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ क्यों लड़ेगी? मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान के जो हुकूक है, जो मकासद को यकीनी बनाने के लिए है। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के संविधान के बुनियादी हक को हासिल करने के लिए है। मेरी लड़ाई हिंदुस्तान में जो ये नाइंसाफी है उसको खात्मा करने के लिए है। मेरी लड़ाई नौजवानों को उनका हक दिलाने के लिए है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसमें कहाँ की फिरका परस्ती है? कोई फिरका परस्ती नहीं है। मगर फिरका परस्ती का इल्जाम लगाने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा रिकॉर्ड खराब है। तुमने 5 साल में कुछ नहीं किया, और जब आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल के तौर पर उत्तर प्रदेश में आती है, कल तक मजबूरी थी, यकीनन आज भी इंशाअल्लाह ताला
हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश पर इक़्तिदार पर आने नहीं देंगे, हम बीजेपी को और मोदी को टिकट देंगे। मगर मेरे भाई, हमने माजी में कांग्रेस का साथ किया, समाजवादी का साथ किया, बीएसपी का साथ दिया, हमने तमाम पार्टियों का साथ दिया। इसलिए दिया कि कोई मुतबादिल नहीं था। मेरे भाई, आज मुतबादिल हमारे सामने है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुतबादिल के तौर पर आपके सामने है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंशाअल्लाह ताला अराकीन असम्बली कामयाब होंगे तो हम आपके विधानसभा में जो डेवलपमेंट विकास का काम होता हुआ उसको पूरा करेंगे। जो गुंडागर्दी, जो माफिया राज चलता है, उसका खात्मा करेंगे। उत्तर प्रदेश में मेरे भाई, आपको जानकर हैरत होगी कि 2012 से लेकर अब तक कितने रेप में इजाफा हुआ, अस्मत रेजी में इजाफा कितना हुआ है। 30-50% का इजाफा रेप में हुआ, किडनैपिंग होती है। बताइए आप, फिर ये विकास की बात करते हैं। बुलंदशहर में एक मासूम बच्ची की इज्जत लूटती है, किडनैपिंग हो जाती है। और मेरा मानना यह है कि जब तक पुलिस को सियासी आशाओं से आजाद नहीं किया जाएगा, पुलिस सही मानों में काम नहीं कर सकेगी। जिस दिन पुलिस आजाद हो जाएगी, हिंदुस्तान में कभी कोई फसाद नहीं होगा। जिस दिन पुलिस आजाद हो जाएगी सियासी आशाओं से, कोई गरीब पर जुल्म नहीं होगा। जिस दिन पुलिस आजाद हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो किसी दलित का घर नहीं उजड़ेगा। आज यही हक की लड़ाई है कि जब आपका नुमाइंदा कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा, जब हमारी बहन उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कामयाब होकर जाएगी, तो आपकी आवाज बनकर वहां पर वो आपके मसाइल को उठाएगी। 5 साल से कितने विधायक थे समाजवादी के, मुजफ्फरनगर छोड़िए, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार लिखता है कि 3 साल में उत्तर प्रदेश में 10,000 छोटे बड़े फसाद हुए। क्या ये विकास है समाजवादी का? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये पहला इलेक्शन और आखिरी इलेक्शन नहीं होगा। जब हमने फैसला किया है तो इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार आपके दरमियान में आता रहूंगा। जब तक अल्लाह इस जिस्म में सांस रखेगा, मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। हम लड़ेंगे उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए। उत्तर प्रदेश को फिरका परस्ती से छुटकारा दिलाना है, मौका परस्ती से छुटकारा दिलाना है। समाजवादी पार्टी के बारे में, अखिलेश के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ? अखिलेश, आपके वालिद बुजुर्गवार ने 18 जनवरी को मीडिया के सामने कहा कि अखिलेश मुसलमानों के खिलाफ है। फैसला आपको करना है। जब बाप अपने बेटे के बारे में ये बात कर रहा है तो शायद वो सच ही कह रहे हैं, तो शायद वो सच ही कह रहे हैं। मगर आपको देखना है मेरे भाई, अपने वोट को जाया मत करिए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। लोग मुख्तलिफ तरीकों से आपको आकर बोलेंगे, समझाएंगे, अखबार में बयान देंगे, अरे ये मजलिस के अगर 8-10 MLA कामयाब हो जाती है तो क्या होगा? मेरे भाई, तादाद कभी काम नहीं करती। इंसान की तारीफ गवाह है, तादाद ने काम नहीं किया। जिन लोगों को अपनी मंजिलें मिली, जिनके पास तादाद नहीं थी, जो मुट्ठी भर थे मगर उनके पास इखलास था, उनके पास एक हौसला था, उनके पास एक दीवानगी की मोहब्बत थी गरीबों के ताल्लुक से। इसीलिए मुट्ठी भर लोगों को तारीख में लिखा कि उन्हीं को मंजिल मिलती है। तादाद से काम नहीं होता। और अगर कोई कहेगा कि 8-10 जीत जाएंगे तो क्या होगा, तो उनको बताना कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारा एक बेटा, हमारा एक भाई, हमारा एक बोलने वाला एक पागल है,
जो पागलों की तरह मुकाबला करता है संघ परिवार से, उनसे कहना मैं बड़े इखलास के साथ कह रहा हूं, मैं गुरूर और तकब्बुर में डूब कर नहीं कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये करम है परवरदिगार का कि जब कभी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होता हूं तो खुदा की कसम मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने मैं ये देखता हूं कि हक को बयान करना है। और आज मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी सरदार माँ बहनों, खुदा के लिए इखलास से काम करने वालों का साथ दो, जिनके दिलों और दिमागों में सिर्फ मजलूमों का साथ और उनको इंसाफ दिलाना जिनका मकसद है। याद रखो मेरे भाई, हमारी निस्बतों को मजबूत करना है, हमारे तशक्कुस को मजबूत करना है। ये निस्बतों पर तशक्कुस को कौन मजबूत करेगा? ये सपा नहीं कर सकती, ये बीएसपी नहीं कर सकती, ये बीजेपी नहीं कर सकती। ये तशक्कुस और निस्बतों को मजबूत करने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। जब आप पोलिंग करने जाइए तो सोचिए मेरी इन बातों को, गुफ्तगू करिए इन बातों पर, सवाल करिए उन लोगों से कि बताओ ये आकर ये तमाम चीजें सामने रखकर गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे आखिर में सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि मुत्तहिद रहिए। यकीनन बीजेपी को इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में शिकस्त होगी। हिंदुस्तान के वजीर आजम अगर 50 सभाएं भी कर लेंगे उत्तर प्रदेश में, मिस्टर मोदी लखनऊ में आप कामयाब नहीं होंगे। नोटबंदी आपने की, उत्तर प्रदेश की आवाम अब नोटबंदी कर देगी। आइए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में दुआ भी करिए कि अल्लाह हमको कामयाब करे, और वोट भी डालिए, अपने दोस्त अहबाब को तरगीब कीजिए, निकल कर वतन के निशान पर वतन दबाकर हमारी एक बहन को कामयाब करिए। मेरी ये बहन गरीब जरूर है, मगर याद रखो इससे गिरबान पर एक भी माफिया क्रिमिनल का हाथ नहीं है। जो सामने है वो तमाम दागदार है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महक मुस्कान लड़की का कत्ल हुआ। महक मुस्कान नाम की लड़की का कत्ल हुआ। अच्छा, महक मुस्कान का कत्ल हुआ। आज तो कोई गिरफ्तारी नहीं की। वाकिल भैया आपका विकास, पिताजी आपको आपकी लिस्ट के कैंडिडेट को नहीं दिए तो आप उनको हटा दिए ना। ये बच्ची का कत्ल हुआ तो फिर क्या करेगी? देखिए इनके मिजाज को, क्या गुरूर और तकब्बुर है कि पिताजी ने इनकी बात को रद्द कर दिया तो बेटे ने कहा पिताजी साइकिल में उठाकर लेकर जाऊंगा। साइकिल वो लेके चले गए। आज ये महक मुस्कान का कत्ल हुआ, कौन है जिम्मेदार फिर उसका? मेरे भाई ऐसे कई महक मुस्काने हैं जिनसे इंसाफ नहीं हुआ। मैं आपसे कुछ इतना ही अर्ज कर रहा हूँ, अगर अल्लाह मुझे इजाजत देता तो मैं अपना सीना फाड़ कर तुम्हारे सामने रख देता, मगर 65 साल तक लंबा अरसा हो चुका है। मेरे भाई, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री मत बनाओ। मैं तुम्हारे सामने आकर अपनी लीडरशिप बनाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने आप के लिए नहीं आया हूँ। मेरे भाई, मैं चाहता हूँ कि नगीना से हमारी बहन कामयाब होकर हमारे नौजवान लीडर बने, उत्तर प्रदेश की क़यादत करे, और खुदा की कसम जब ये नौजवान खड़े हो जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे पीछे काम करेगा। मैं तुमको कायद बनाने को आया हूँ, मैं आपको लीडर बनाने को आया हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी लड़ाई है, ये लड़ाई जमहूरी अंदाज में हमको लड़ना है, और उस वक्त कामयाबी मिलेगी जब आप अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। मैं तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मजलिस के अपने अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मुत्तहिद होइए, और बीजेपी और सपा जो एक सिक्के के दो रुख हैं, इनको शिकस्त देकर हमारी बहन को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा।